नमस्ते दोस्तों। हिंदी साहित्य में हम प्रेमचंद और प्रेमचंद के उपन्यास, उनकी कहानियाँ पढ़ते हुए हम उनके यथार्थवाद को एक शब्द के नाम से जानते हैं, सामाजिक यथार्थवाद। तो सामाजिक यथार्थवाद है प्रेमचंद का और समाजवादी यथार्थवाद है मार्क्सवादियों का, यानी कम्युनिस्ट लोगों का। तो मार्क्सवादी, समाजवादी या प्रगतिवादी धारा क्या है? इनका दर्शन जो है, यानी मार्क्सवादियों का जो दर्शन है, उनका विचार है, उसका सार हम समझते हैं। यानी मार्क्स का जो सबसे महत्वपूर्ण दर्शन है, उस दर्शन का एक नाम है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और दूसरा ऐतिहासिक भौतिकवाद। हम मार्क्स के कुछ सिद्धांतों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में। यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रकृति और संसार के बारे में सिद्धांत है। अगर आप जानना चाहें कि मार्क्स जगत के बारे में क्या मानता है, क्या कहता है, यानी उसका जो सार है वो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अगर आप जानना चाहें कि मानव सभ्यता के बारे में वह क्या कहता है, तो उसका सार है ऐतिहासिक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से वो बताता है यह संसार, यह जगत, यह सृष्टि कैसी है। और ऐतिहासिक भौतिकवाद से वो बताता है कि मनुष्य का समाज, मनुष्य की सभ्यता कैसी है। जब कोई दार्शनिक ये कहता है कि वह भौतिकवादी है, तो भौतिकवादी के लिए एक शब्द चलता है, मटेरियलिज्म। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के लिए शब्द है मटेरियलिज्म। यानी भौतिकवाद क्या होता है? तो यानी भौतिकवाद का सरल सा मतलब है यही लोक ही, यानी यह जो लोक है यही अंतिम सत्य है। परलोक में कुछ भी नहीं है, ना आत्मा है, ना परमात्मा है, ना पुनर्जन्म है, ना भूत है, ना स्वर्ग नरक, ये कुछ भी नहीं है। अगर इनमें से आप कुछ भी नहीं मानते हो तो आप भौतिकवादी हैं। भौतिकवाद का और गहरा अर्थ अगर हम बात करें, जैसे मैं कहूँ कि यह टेबल मतलब किससे बनी है। जैसे आप दुनिया की हर चीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे टेबल के बारे में बात की, ये टेबल कैसे बनी है और कहाँ से आई है। इस टेबल लकड़ी से बनी है, उसमें थोड़ा लोहा है। तो लकड़ी कहाँ से आई? यानी लकड़ी हमें पेड़ से मिली और पेड़ धरती से मिला, और लोहा लोहे की खान से निकला। यानी करते करते आप कहेंगे कि सब कुछ पंचभूत से निर्मित है। यानी भौतिक वस्तुओं जो हैं वो सारी पंचभूत से निर्मित है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये 5 तत्व माने जाते हैं। भौतिकवादियों का मानना है कि इन 5 तत्वों से ही सब कुछ बना है। इस जगत के परे कुछ भी नहीं है, इस जगत से ही सब बना है। जैसे शरीर मरने के बाद मिट्टी हो जाता है, जलने के बाद राख है, उस राख को हमने पानी में बहा दिया और पंच तत्वों से मिलकर बना शरीर पंच तत्वों में ही विलीन हो गया। आप केमिस्ट्री के एलिमेंट से, पृथ्वी से, मिट्टी से हर चीज़ की व्याख्या कर पाएंगे, लेकिन एक चीज़ की व्याख्या नहीं कर पाएंगे, वो है हमारे विचार। जैसे अगर मैं कहूँ ये दवाई किससे बनी है, तो आप बता पाएंगे कि इस केमिस्ट्री के बेसिक एलिमेंट्स, कार्बन, उसके अंदर ये मात्रा पाई जाती है, आप उस चीज़ की व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ जैसे मेरी भावनाएं किस रसायन से बनी हुई हैं, और मेरी भावना में, मेरे विचार में, इनमें से कौन आगे है और कौन पीछे है, आप नहीं बता पाएंगे। क्योंकि जो चेतन चीज़ें हैं, विचार हैं, भावनाएं हैं, अनुभूतियाँ, उन्हें भौतिक वस्तुओं से निर्मित नहीं मान सकते। तो हर दार्शनिक के सामने सबसे बड़ी या मूल समस्याएं ये हैं कि दुनिया में 2 तरह की चीज़ें हैं, एक भौतिक और एक चेतन। चेतन यानी कि विचार। भौतिक आप समझ रहे हैं कि लोहा, लकड़ी, हमारा शरीर, ये सब कुछ भौतिक हैं, भौतिक चीज़ें हैं। भावनाएं, विचार, अनुभूतियाँ, ये चेतन चीज़ें हैं। आप चेतन से भौतिक वस्तु नहीं बना सकते। जैसे 2 विचार मिलकर एक मेज़ बन जाए, या 2 विचार मिले और एक मेज़ बन गई। या अगर मैं कहूँ कि जैसे मैं गिलास के विचार से पानी पी रहा था, आपको पानी पीने के लिए गिलास चाहिए, उसके विचार से आप पानी नहीं पी सकते। ऐसे ही 2 भौतिक वस्तुओं को मिलाकर विचार भी नहीं बना सकते। जैसे लकड़ी, लोहा मिला और एक कोई नया विचार या विचारधारा ले जाओ। इसलिए जो दार्शनिक मानते हैं यह 2 बिल्कुल एब्सोल्यूट यानी भिन्न चीज़ें हैं, और इन दोनों का जो अलग मानता है, जो इन दोनों को अलग मानता है, उसको बोलते हैं द्वैतवादी। जैसे भारत में सांख्य दर्शन द्वैतवादी है, मध्वाचार्य द्वैतवादी हैं। द्वैतवाद जब भी कोई कहे, इसका मतलब है कि वह भौतिक और चेतन बिल्कुल अलग है, इनको एक नहीं कर सकते। यानी भौतिक
और चेतन दोनों अलग हैं, इनको हम एक नहीं कर सकते। लेकिन जिनका मन नहीं मानता, यानी कि अगर कोई ये कहे कि इन दोनों को हम एक करके ही मानेंगे चाहे जो हो जाए, और जब भी कोई एक करने पर अड़ जाता है तो उसके पास दो रास्ते रहते हैं, एक है भौतिकवाद और एक दर्शन का नाम है प्रत्ययवाद। यानी हमने भौतिकवाद पढ़ा और एक दर्शन है प्रत्ययवाद। प्रत्ययवाद को ही इंग्लिश में बोलते हैं आइडियलिज्म, और हिंदी में प्रत्ययवाद के कई नाम चलते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं विज्ञानवाद, इसी को हम बोल सकते हैं आदर्शवाद, और इसी का एक नाम है आध्यात्मवाद। यानी विज्ञानवाद, एक है आदर्शवाद और एक नाम है हमारा आध्यात्मवाद। वाद और आदर्शवाद। हो सकता है ये शायद आप लोगों को यहाँ दिखे ना, तो ये जो नाम है यानी प्रत्ययवाद के कई नाम मिल जाते हैं। एक मिल जाता है कहीं कहीं आदर्शवाद, कहीं कहीं आप लिखा देखेंगे विज्ञानवाद, और कहीं कहीं आप लिखा देखेंगे आध्यात्मवाद, और इसी के लिए इंग्लिश में शब्द चलता है आइडियलिज्म, और आध्यात्मवाद के लिए शब्द चलता है स्पिरिचुअलिज्म। यानी कि जब भी कोई दार्शनिक ये कहे कि हम इन भौतिक और चेतन दोनों चीज़ों को एक करेंगे या एक मानता है, उस दर्शन को या उस दर्शन के मानने वाले को हम बोलते हैं प्रत्ययवादी है या प्रत्ययवाद दर्शन है। देखिए, इनमें से कोई भी शब्द आ जाए तो इन शब्द का एक ही मतलब है दर्शन में, आदर्शवाद, विज्ञानवाद और आध्यात्मवाद। आइडियलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म एक तरफ है, और एक तरफ हमने समझा मटेरियलिज्म। यानी मटेरियलिज्म के लोग कहते हैं कि भौतिक पदार्थ ही सत्य है, मूल चेतना उसी से बनी है। अगर मैं कहूँ कि मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का समर्थक है, तो इसका मतलब है कि भौतिक पदार्थ ही मूल सत्य है और चेतना इसी से बनी है। यानी अगर मैं कहूँ कि भौतिक पदार्थ और इसी से बनी है चेतना, यानी हमारे विचार, यह व्याख्या मानने वाला व्यक्ति भौतिकवादी है। भारत में एक ही बड़ा भौतिकवादी संप्रदाय हुआ चारवाक। भारत के कुल 9 दर्शनों में चारवाक को छोड़कर कोई भी भौतिकवादी नहीं है। चारवाक शुद्ध भौतिकवादी है। मार्क्सवाद को पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे वह चारवाक को पीकर बड़ा हुआ है। चारवाक कोई व्यक्ति नहीं था, यानी हम कह सकते हैं कि स्कूल ऑफ सेट या स्कूल ऑफ थॉट था। उसको मानने वाला हर व्यक्ति चारवाक था। हिंदी साहित्य में एक उपन्यासकार हुए यशपाल। यशपाल का एक उपन्यास है दिव्या। दिव्या बौद्धकालीन परिस्थितियों में लिखा हुआ, यानी दिव्या की जो बैकग्राउंड है या उसका जो वातावरण है वो बौद्ध काल का है, और बौद्ध काल में कोई व्यक्ति कॉमरेड या कम्युनिस्ट हो नहीं सकता था। तो उसका जो नायक है मारेश, वो चारवाक व्यक्ति है, यानी वो चारवाक दर्शन को मानता है। बातें गहरी, सरल, कोई बौद्धिक आतंक नहीं। और अंत में हम उपन्यास के देखते हैं कि उसमें दिव्या के सामने 3 नायक हैं। एक प्रत्युसेन जो पहले राजा था, अब वो बनते प्रत्युसेन हो गया है। वो दिव्या से बोलता है कि हम आध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं। और एक है वो दिव्या से बोलता है कि मैं तुमसे शादी का प्रस्ताव रखता है, और बोलता है मैं रानी बना के रखूँगा। लेकिन अंत में दिव्या मारेश को चुनती है जो चारवाक यानी भौतिकवादी है। तो इतना हमें समझ में आया कि चारवाक दर्शन से बनी चेतना भौतिकवाद, और चेतना से बनी भौतिक वस्तु यानी प्रत्ययवाद या आदर्शवाद को हम कहते हैं। इस रास्ते के सबसे बड़े दार्शनिक जो हुए उनमें एक का नाम है हीगल पश्चिम में, और भारत में उसका जुड़ा हुआ भाई हुआ शंकराचार्य। जैसे अगर हम किसी से पूछेंगे कि चेतना से भौतिक वस्तुएं कैसे निर्मित हो जाती हैं, तो वो कहेगा कि जैसे हम सपना देख रहे हैं और सपने में हमें प्यास लगती है, और सपने में हमने पानी पिया और हमारी प्यास बुझ जाती है। यानी सपने में जो पानी पिया वो चेतन था या भौतिक था। सपने में चेतन पानी से चेतन प्यास बुझ गई, कहाँ कोई दिक्कत आई। ऐसे ही ईश्वर के दिमाग में एक सपना चल रहा है। हीगल के शब्दों में कहें कि मैं जो सपना देख रहा हूँ, उस सपने में जो चरित्र मैंने गढ़े हैं, उन चरित्रों को नहीं पता कि ये सब कुछ सपना चल रहा है, और जैसे ही मैं उठता हूँ मुझे लगता है कि सब कुछ झूठ है। ऐसे ही हीगल ने कहा कि हो सकता है कि ईश्वर के दिमाग में सपना चल रहा हो, और हमें पता ही नहीं है कि ये कभी सपने के अंदर हम हैं
और जब वो जगेगा यानी जब वो कभी सपना टूटेगा तो उसे हम कहेंगे कि प्रलय हो गई है। जैसे एक वीडियो गेम के कैरेक्टर को कभी नहीं पता चलता कि वो वीडियो गेम के अंदर है, ऐसे ही भौतिकवादियों का मानना है कि हमारे सारे विचार खोपड़ी में आते हैं और खोपड़ी भौतिक वस्तु है। एम.एन. रॉय एक मार्क्सवादी व्यक्ति थे, उनसे किसी ने पूछा कि विचार कैसे भौतिक वस्तुओं से पैदा होंगे। तो एम.एन. रॉय ने कहा कि जैसे सिर हमारा भौतिक वस्तु है, चेतना अमर अजर नित्य है। अगर मैं किसी के व्यक्ति के सिर पर अगर हथौड़ा मारूं और उसकी याददाश्त चली गई तो याददाश्त तो चेतन वस्तु है, यानी चेतन वस्तु भौतिक हथौड़े से भौतिक वस्तु के पर मारने से कैसे लुप्त हो गई, ये बताओ। यानी भौतिक हथौड़ी भौतिक खोपड़ी पर पड़े और गुम हो गए विचार, यानी विचार भौतिक वस्तुओं से ही बन रहे हैं। सिर पर चोट लगने से याददाश्त गुम हो रही है, इसका मतलब याददाश्त का संबंध भौतिक वस्तु से बन रहा है। न्यूरॉन्स के घूमने से विचार बन रहे हैं, यह भौतिकवादी कहते हैं। भौतिकवादी है और उसी में उसने एक सिद्धांत निकाल लिया, यानी ये मार्क्स के दर्शन को समझ चुके हैं कि वो भौतिकवादी है और उसी में से उसने एक सिद्धांत निकाल लिया, ऐतिहासिक भौतिकवाद। हम समझ चुके हैं कि भौतिक यानी जड़ ही मूल है, विचार चेतना उसी से बने हैं। दूसरी बात, भौतिक परिस्थितियां ही हमारे विचारधारा को तय करती हैं, यानी हमारे विचार हमारी परिस्थितियों की देन है, ऐसा मार्क्स का कहना है। जैसी परिस्थितियां होंगी हमारे विचार वैसे ही हो जाएंगे, हमारे विचार स्वतंत्र वस्तु नहीं है। फिर वो कहता है कि जैसे अगर हम दुनिया में किसी भी समाज को अगर समझना हो तो आपको उसकी उत्पादन प्रणाली को या उसकी अर्थव्यवस्था को समझना चाहिए। किसी भी समाज को समझना हो तो वहाँ की अर्थव्यवस्था को समझ लो, सारा समाज समझ आ जाएगा, ऐसा मार्क्स का मानना है। ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या करते समय वो बताता है कि एक शब्द चलता है मोड ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन यानी कि किसी भी समाज को समझने के लिए दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक डीप स्ट्रक्चर और एक होता है सुपर स्ट्रक्चर। यानी एक शब्द चलता है डीप स्ट्रक्चर और दूसरा है सुपर स्ट्रक्चर। इसमें एस लगा हुआ है, सुपर स्ट्रक्चर्स यानी ये बहुवचन में है और डीप स्ट्रक्चर यानी एक वचन में। डीप स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं बुनियादी ढांचा, बुनियादी ढांचा। और अगर हम सरल शब्दों में बात करें तो अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। आधारभूत संरचना है डीप स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर ऊपरी ढांचे हैं। मार्क्स कहता है कि बुनियादी ढांचा बेस है, यानी ये जो बुनियादी ढांचा है ये बेस है। अगर हमें किसी भी समाज को समझने के लिए ये जो डीप स्ट्रक्चर है वो उसका बेस माना जाता है और सुपर स्ट्रक्चर यानी ऊपरी ढांचे, इसको मैं मिटा देता हूँ पहले। डीप स्ट्रक्चर किसी भी समाज को समझने के लिए आधारभूत संरचना है और बहुवचन में अगर हम बात करें सुपर स्ट्रक्चर की तो वो ऊपरी ढांचे हैं। हम दो वाक्यों में अंतर समझने की कोशिश करते हैं। पहला वाक्य है कि अर्थव्यवस्था से राजनीति प्रभावित होती है और दूसरा वाक्य है कि अर्थव्यवस्था से राजनीति निर्धारित होती है। इन दोनों वाक्यों में आप अंतर समझ पा रहे हैं कि अर्थव्यवस्था से राजनीति प्रभावित होती है और दूसरा वाक्य अर्थव्यवस्था से राजनीति निर्धारित होती है। जो दूसरा वाक्य निर्धारित में एब्सोल्यूट सेंस है, निरपेक्ष यानी पूरी तरीके से, ना कि सीमित मात्रा में, ऐसा मार्क्स का मानना है। मार्क्स एक डिटर्मिनिस्टिक थिंकर है, निर्धारणवादी। वह कहना चाह रहा है कि डीप स्ट्रक्चर यानी अर्थव्यवस्था किसी भी समाज को समझने के लिए उसकी वहाँ पर मोड ऑफ प्रोडक्शन को समझना जरूरी है। सरल भाषा में हम कहें कि अर्थव्यवस्था को समझना जरूरी। बाकी के सारे सुपर स्ट्रक्चर्स जो हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि ये है हमारा डीप स्ट्रक्चर और इसी डीप स्ट्रक्चर से बाकी के सारे जैसे अगर समाज में विवाह व्यवस्था है, वहाँ की आध्यात्म है, वहाँ के विचार हैं या विचारधाराएं हैं, वहाँ की जो सारी की सारी जो चीज़ें हैं समाज में, विवाह व्यवस्था, धर्म, विचारधाराएं, ये सारे के सारे जो सुपर स्ट्रक्चर हैं
वो डीप स्ट्रक्चर से पूरी की पूरी तरीके से प्रभावित हैं, यानी निर्धारित होते हैं, ना कि प्रभावित, ऐसा मार्क्सवाद का कहना है। यानी अर्थव्यवस्था से राजनीति निर्धारित होती है, ना कि प्रभावित। इसी सब को मानते हुए मार्क्स ने एक वाक्य बोला कि हाथ की चक्की सामंतवाद पैदा करती है और भाप का इंजन पूंजीवाद। यानी यहाँ जो हाथ की चक्की है वो अर्थव्यवस्था है, जो सामंतवाद यानी कि वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम है उसको जन्म देती है, और ऐसे ही भाप का इंजन अर्थव्यवस्था है जो पूंजीवाद को पैदा करता है, यानी पॉलिटिकल सिस्टम को पैदा करता है। यानी किसी भी समाज में जो कुछ चल रहा है वो वहाँ के डीप स्ट्रक्चर से निकल कर ही आ रहा है। हमने समझने की कोशिश करी प्रगतिवादी, समाजवादी, मार्क्सवादी धारा और मार्क्सवाद के कुछ बेसिक सिद्धांतों को हमने समझने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।